हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, अगर कहीं चार्ज फ्लो हो रहा हो, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि यहां से क्या बह रही है, करंट बह रही है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। मान लीजिए कोई भी एरिया ले लीजिए, किसी भी एरिया से अगर कोई चार्ज, ठीक है, डेल्टा क्यू फ्लो कर रहा हो इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात की जाए, ठीक, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू an area is called electric अगर, ठीक है, कोई भी एरिया है, मान लीजिए ये ए, ठीक है, इससे डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस एरिया से पास होने वाली जो करंट है आई, ठीक है, वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा आई के ऊपर बात लगा देते हैं। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, एवरेज। ठीक है, तो इस एरिया से जो एवरेज करंट पास हो रही होगी वो क्या होगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, जो चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, और डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जिसमें क्या फ्लो। ठीक है, अगर हम लोग इंस्टैन्टेनियस करंट की बात करें, ठीक है, आई वो इक्वल होगा किसके, डी क्यू बाई डी टी के। ठीक है, जब इंस्टैन्टेनियस करंट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, यही तो है, ठीक है, इसी पे लिमिट लगा देंगे। क्या लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, मतलब कि जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाए, 0 की तरफ टेंड कर जाए, बहुत ही छोटा हो जाए। अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो ये इंस्टैन्टेनियस करंट है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो करंट फ्लो हो रही होगी, ये एवरेज करंट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी के साथ हम ये भी कहते हैं conventional direction of electric current is the direction of flow of positive charge
in case of negative charge, in case of negative charge, we take direction of current, current मतलब इलेक्ट्रिक करंट, in opposite direction of flow of negative charge. ठीक है, in case of negative charge we take direction of current in opposite direction of flow of नेगेटिव चार्ज, जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए दो चीजें हैं, आप कह रहे हो ठीक है कि करंट के पास डायरेक्शन भी है और उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब करंट के पास डायरेक्शन भी है और करंट स्केलर क्वांटिटी है। जब आप ये बात कह रहे हैं ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट के पास डायरेक्शन फिर भी वो स्केलर है, ठीक है, तो क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट does not follow vector addition law। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या हो जाएगी भाई? तो आपको पता होता है कि चार्ज जो है ठीक है उसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, टाइम का सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा कूलम पर सेकंड आर एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक करंट का कि करंट क्या होती है। कहीं भी किसी भी एरिया से ठीक है, अगर आपको चार्ज फ्लो करता हुआ दिख रहा हो तो आप कहिए कि वहां पे करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ये जानकारी थी कुछ आपके लिए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस करंट आई क्या होता है, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ चार्ज टाइम कर्व गिव्स अस इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, दिए गए समय से इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लीजिए कि आपके पास ठीक है किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला चार्ज, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, कोई कंडक्टर है और इसमें ये मैंने एक एरिया ले लिया ए। इस एरिया से जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो टाइम के साथ अगर कुछ ऐसे वेरी कर रहा हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए चार्ज जो है कूलम में ले लेते हैं, टाइम सेकंड में ले लेते हैं, और कहा जाए भाई ये जो समय है ये t इक्वल टू t1 है और आप बताइए इस t1 पे ठीक है कितनी इंस्टेंटेनियस करंट होगी। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे, ठीक है,
टेंजेंट ड्रा करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि करंट जो है, ठीक है, वो समय के साथ ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है, कौन, करंट समय के साथ ऐसे वेरी कर रही है। तो आप बताइए, ठीक है, कि टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड में कुल कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन होता है कि अगर I इक्वल टू 3t² प्लस 2t है और टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड है। तो हमें टाइम इंटरवल दिया गया है 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक और हमें पता करना है, ठीक है, इसके दौरान टोटल चार्ज फ्लो गिवन एरिया ऑफ द कंडक्टर। टोटल चार्ज, ठीक है, कंडक्टर के दिए गए एरिया से कितना फ्लो होगा अगर ये करंट फ्लो कर रही। तो हम यहां से देखते हैं, ठीक है, हम कहेंगे कि इंस्टैन्टेनियस करंट आई क्या होता है, ठीक है, तो यहां से dq क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, और हम फिर कहेंगे कि मान लेते हैं कि जब टाइम t1 था तो कोई चार्ज नहीं फ्लो किया, जब टाइम t2 हो जाता है तो q चार्ज फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करके हम सीधे सीधे q लिख सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और यहां से ये क्या हो जाएगा, t1 से t2 तक आई dt। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो जो क्वेश्चन है उसमें मुझे I की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 3t² प्लस 2t, ये dt हो जाएगा, और लिमिट भी हमको गिवन है, ठीक है, 1 सेकेंड से कहां तक, 3 सेकेंड तक, तो हम ये लगा देंगे 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहां पे देखिए q की वैल्यू क्या निकल जाएगी, q इक्वल टू हो जाएगा 1 से 3t² dt प्लस 2t dt 1 से। ठीक है, अगर हम लोग जो है लिखें तो हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, t² dt 1 से 3 तक प्लस 2 बाहर आ जाएगा, t dt 1 से 3 तक। ठीक है, 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, t² का कितना हो जाएगा, t क्यूब की पावर 3। ठीक है, लिमिट 1 से 3 प्लस 2, t का कितना हो जाएगा, t²/2 लिमिट 1 से 3। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कीजिए, 3 पहले अपर लिमिट लिखिए, 3 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट लिखिए 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपर लिमिट लिखिए 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट लिखिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/3। ठीक है,
प्लस 2 9/2 माइनस 1/2। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 इंटू 26/3 प्लस 8/2, ये सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, ठीक है। और 2 ये पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 34, ठीक है। इतना टोटल चार्ज जो होगा वो इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो हुआ होगा, ठीक है। कितने टाइम इंटरवल में? 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के टाइम इंटरवल में। और यहां से अगर आप देखिए तो यहां से एक और चीज आप कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो ठीक है कि जो एरिया अंडर आईटी कर्व होगा, मान लीजिए ये टाइम इंटरवल t1 था, ये टाइम t1 था, ये टाइम t2 था, ठीक है। ये जो एरिया होगा इस टाइम इंटरवल के बीच आईटी को, ये एरिया क्या देगा? एरिया गेट्स टोटल चार्ज फ्लो through the given area. After conductor, total charge flown through the given area of the conductor, वो ये बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अगर हमें दिया गया हो, ठीक है, Q इक्वल टू 3t² प्लस 2t, मतलब ठीक है, जो किसी कंडक्टर के किसी गिवन एरिया से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। अगर ये टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, क्या करंट इससे फ्लो हो रही होगी। तो आप कहेंगे, ठीक है, कि हमको पता है कि I इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देंगे, I इक्वल टू हो जाएगा 3, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। I इक्वल टू हो जाएगा 3, t² को 2t लिख सकते हैं, ठीक है, 2t का 1 लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 6t प्लस 2, ठीक है। इफ t इक्वल टू 3 सेकेंड देन I इक्वल टू
6 इंटू 3 प्लस 2, ये वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम माने कि सारी चीजें एसआई सिस्टम में हैं तो यूनिट एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो करंट हो जाएगा वो 20 एम्पियर हो जाएगा, जो है वो कूलॉम में है, और टाइम जो है वो सेकंड में है। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। जब मान लेते हैं, ठीक है, कोई चार्ज Q है, वो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो r है, और इस चार्ज की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, हम लोगों को पता होता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा, जहां पे r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। ठीक है, और v जो है वो टेंजेंशियल स्पीड है। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आर। अच्छा, हमें ये भी पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 बाई एफ, जहां पे f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्यू चार्ज सर्कुलर पाथ पे चल रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो बताइए, ठीक है, कि इस एरिया से पास होने वाली करंट क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है, अगर करंट निकालना है तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ यही पता कर लिया जाए, या फिर और सिंपल शब्दों में कहेंगे यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ यही पता कर लिया जाए। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और फ्रीक्वेंसी अगर यहां से निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी f है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मतलब 1 सेकंड में ये चार्ज जो है वो f टाइम्स जो है वो इस पॉइंट से क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा, मतलब ऐसे सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, f राउंड्स कंप्लीट कर रहा होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अगर 1 सेकंड में f बार ये चार्ज यहाँ q से पास हो रहा है, तो आप बताइए कि कुल कितना चार्ज वहां से पास होता हुआ दिखा। तो आपको जो टोटल चार्ज दिखेगा q इंटू f दिखेगा, कितने समय में, 1 सेकंड में। और जो चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो f को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम चाहें तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाई आर लिख सकते हैं, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर आई। तो ये करंट के अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, जिनका आप यूज कर सकते हैं करंट निकालने के लिए, जब करंट जो है वो आपको निकालनी हो, जब चार्ज सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी जो है ये पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, करंट डेंसिटी जो है वो पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में अगर हम कोई पॉइंट P ले लें, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरिया ले ले D, ठीक है, और मान ले
कि जो करंट फ्लो कर रही है इसमें वो डी आई है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या से डिफाइन की जाएगी? करंट डेंसिटी लिखी जाएगी, ठीक है, J इक्वल टू डी आई बाई, ठीक है। इस P पॉइंट के लिए करंट डेंसिटी हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इसी नाते मैंने डेफिनेशन लिखा, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, किसी पॉइंट पे, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखेगी? डायरेक्शन भी रखेगी। ठीक है, याद करिएगा करंट कैसी थी? स्केलर थी। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया सराउंड दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट के अराउंड, ठीक है, इसी नाते हम छोटा सा एरिया ले लिए डीए और इसमें फ्लो होने वाली करंट डीआई है, तो मैंने लिखा करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डीआई बाई डीए होगा। लेकिन डीए के बारे में आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि रिमेंबर एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो एरिया होगा वो करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल होगा। मतलब कौन सा एरिया लेंगे? जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके नॉर्मल एरिया आप लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कंडक्टर ये होता, ठीक है, और हमारे पास जो एरिया होता वो ऐसे होता, मतलब मेरा जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर डी ए, वो इधर की तरफ, और करंट जो इसमें फ्लो कर रही है आई, वो ऐसे फ्लो कर रही होती, मतलब आई। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा होता, तो हम करंट डेंसिटी जो लेते वो क्या लेते? तब हम करंट डेंसिटी इस केस में डिफाइन करते मैग्नीट्यूड J इक्वल टू डी आई बाई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इस केस में हम करंट डेंसिटी ये डिफाइन करते हैं, क्या? ठीक है, करंट डेंसिटी इक्वल टू डी आई बाई डी ए कॉस थीटा। मतलब एरिया जो हम लेते, ठीक है, वो करंट के जो है वो परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसका एरिया लेते। ठीक है, अगर एरिया वेक्टर ऐसे मिल रहा है हमको, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम करंट के डायरेक्शन में जो उसका प्रोजेक्शन होता वो ले लेते। अच्छा, आपको ये भी पता है करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की भी होगी। ठीक है, यहां से आपको ये बात समझ में आती है। तो आपको ये पता चल गया ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी की SI यूनिट क्या हो जाएगी? तो करंट का देखिए एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए अभी अभी आपने क्या निकाला? आपने निकाला J इक्वल टू डी आई बाई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर लिखा जाए तो डी आई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? J डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डी ए कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और देखिए यहां से हम लोग ये भी लिख सकते थे डी आई इक्वल टू
करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट वेक्टर डीए, ठीक है। इसको देखिए यहां से इस चीज को भी क्या लिख सकते थे, आई इक्वल टू ये क्या, ठीक है। अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रही है, और आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the area, I is uniformly distributed throughout the area, ठीक है। Then current density रेज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, I by A। अगर इस पूरे एरिया में जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, I करंट, तो किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी जो हो जाएगी रे वो I बाई A हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है और इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कहेंगे करंट डेंसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10/5 करंट अपॉन एरिया, ठीक है, मतलब 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायरेक्शन जो होगा करंट डेंसिटी का वो वही होगा जो करंट का है। तो मान लेते हैं कि ये अलोंग x है और ये y है, तो करंट जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2I कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये करंट डेंसिटी बनता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये आपको बेसिक आइडिया मैंने दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी क्या होती है। चलिए बात करते हैं करंट कैरियर्स की, ठीक है। द चार्ज पार्टिकल whose flow in a definite direction constitutes the electric current, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल जिनका फ्लो जो है वो करंट को बनाता है वही क्या कहलाते हैं, करंट कैरियर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मेटालिक कंडक्टर्स हैं तो उसमें आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह उसमें मूव कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो करंट कैरियर्स हैं। ऐसे ही सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दो पाए जाते हैं, ये भी क्या है, करंट कैरियर्स हैं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ठीक है, ये दोनों फ्लो करते हैं, तो ये दोनों करंट कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। आयनाइज्ड गैस है तो उसमें जो आयंस हैं वो मूव करते हैं और वो भी करंट कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करंट कैरियर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको दे दिया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में